नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं पंकज प्रसून। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में आखिर चल क्या रहा है। दुनिया यह जानना चाहती है कि कौन इस युद्ध को जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन के जमीनी हालात क्या हैं। इस वक्त रूस की सेनाएं यूक्रेन के दो सबसे बड़े शहर खार्किव और राजधानी कीव के चारों तरफ घेरा डाले हुए है। हर तरफ बम धमाके और धुएं का शोर है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति ने आज एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की फौज भारतीय छात्रों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हर ओर तबाही का मंजर, आग और धुएं का गुबार। ये यूक्रेन के जपोजीरिया की तस्वीरें हैं। जपोजीरिया में परमाणु संयंत्र पर भी रूसी सेना ने हमला बोलकर नियंत्रण कर लिया है। ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। यूक्रेन की 25 से 30% परमाणु ऊर्जा की इसी परमाणु संयंत्र से आपूर्ति की जाती है। इस बीच यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेनी सेना की ओर से रूस के 250 से ज्यादा टैंक और 10,000 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। हालांकि रूस इसे यूक्रेन और पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा बता रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग के बीच बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने करीब 3,000 भारतीय छात्रों को बंधक बनाए हैं। यूक्रेन ने इन इलाकों में सैनिक और टैंक तैनात किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो रूस और यूक्रेन की जंग में दोनों ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आज समाचार प्लस आपको बताएगा। हमारे साथ रूस यूक्रेन बॉर्डर से सीधे इलिया स्टेफेंको जुड़े हुए हैं समाचार प्लस के साथ, और वो बताएंगे कि रूसी नागरिक क्या सोचते हैं, वहां के जमीनी हालात क्या हैं। इलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप फरमाइए जी। नमस्कार जी। इलिया, भारत के लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी वहां जो आप लोग जो खबरें मिल रही है आप लोग को, वो क्या है, वो आप कहां पे हैं इस वक्त, और आपकी जानकारी में क्या है इस जंग के बारे में, आपको क्या क्या पता है? दरअसल अभी मैं अपने गृहनगर में हूँ, वरोनिश, जो सीमावर्ती प्रांत वरोनिश की राजधानी है ना। और हम उक्रेन से नहीं, वर्तमान हम उक्रेन से नहीं, लुगांस्क गणराज्य से ही जुड़े हुए हैं ना। लेकिन थोड़े आगे चलकर बेलग्राद प्रांत आएगा, जो खार्किव प्रांत से सटा हुआ। बेलग्राद प्रांत और खार्किव प्रांत दोनों सटे हुए हैं, और वरोनिश बेलग्राद का रास्ता बहुत छोटा है। केवल 300 किलोमीटर का रास्ता है, जो वरोनिश और खार्किव को अलग करता है। जी इलिया, हम हिंदुस्तान के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जंग आखिर हुई क्यों, ये लड़ाई क्यों हो रही है?
दोबारा प्रश्न पूछिए, आवाज कट कट क्या रही है। जी, मैं ये हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि ये लड़ाई जो चल रही है इसका बैकग्राउंड क्या है, आखिर क्यों लड़ रहे हैं रूस और यूक्रेन? जो अभी लड़ाई चल रही है इसके अनेक स्तर है। एक स्तर है राजनीतिक स्तर है, दूसरा ये जो स्तर है जनसंचार का स्तर है, और तीसरा क्या स्तर है, ऐतिहासिक स्तर है। तो ये जो अभी युद्ध चल रहा है वो 3 स्तरीय युद्ध है। दरअसल हम अगर जानना चाहते हैं कि छिड़ी हुई जंग की क्या वजह है, मैं आपको इस पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालूंगा। दरअसल ये है कि जो आजकल का उक्रेन है, उक्रेन का मतलब यह है देश का छोर, वो बना हुआ है। यानी इतिहास आपको कभी नहीं बताएगा कि उक्रेन क्या देश था, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं था। वही है एक दो बड़े बड़े देशों को ऐतिहासिक क्षेत्र है। जी जिस तरह अभी पंजाब तो क्या है बटा हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, उसी तरह उक्रेन भी बटा हुआ है, पूर्वी उक्रेन। बिल्कुल। आगे चलकर हम देखेंगे कि द्वितीय महायुद्ध से पहले ही उक्रेन का रक्षा थोड़ा अलग था। जी, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज क्योंकि क्लियर आ रही है। हाँ, दरअसल ये है कि भौगोलिक स्तर पर उक्रेन 3 विशाल खंडों में ही बटा हुआ है। कौन वो कौन ये से? है, पूर्वी उक्रेन है जिसमें खार्कव, ज़पोरिज़िया, डिमिट्रोव्स्क आता है, और साथ में उक्रेन से अलग हुए हैं दोनेत्स्क और लुगान्स्क राज्य ओके। जो दक्षिण का उक्रेन है, जिसमें ओडेसा प्रांत आता है, खिर्सोन प्रांत आता है, निकोलाई प्रांत आता है, और रूस से मिलाया गया क्रीम आता है। जी और इलिया, एक सवाल यह है कि आपने बताया कि यूक्रेन जो है 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। हमारी जो जानकारी है, पोलैंड का एक हिस्सा है, हंगरी का एक हिस्सा है, और बाकी जो हिस्सा रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन का है। जो क्या इन्हीं 2 हिस्सों के बीच में झगड़ा है कि पश्चिमी यूरोपीय जो हिस्सा है पोलैंड और हंगरी का, उसमें और रशिया स्पीकिंग पॉपुलेशन में, ऐसा है क्या? हाँ, बताता हूँ। एक और हिस्सा है चेर्नोव्स्की, जो ऐतिहासिक रोमानिया का एक क्षेत्र है, ऐतिहासिक। तो जो सबसे बड़ा जो खंड है वो रूसी खंड है, रूसी भाषी खंड है। मगर आप अगर जानना चाहते हैं तो रूसी सभ्यता और बेलारूसी सभ्यता और उक्रेनी सभ्यता का स्रोत कीव है। हम इसे कहते हैं रूसी नगरों की मातश्री। जी रूसी सभ्यता और संस्कृति का विकास कीव से ही हुआ था। यानी जितना वो उक्राइनियों का शहर है उतने ही वो रूसियों का शहर है। एक बात है। बिल्कुल। दूसरी ओर हम अगर देखेंगे जो अभी उक्राइन में हो रहा है, ये सब यूरोप का प्रभाव है। क्योंकि दरअसल ये है कि उक्राइन के 2 प्रमुख भाषाएं हैं, बिल्कुल। रूसी भाषा और उक्राइनी भाषा। मुख्य रूप से जो पश्चिमी उक्राइन है वो उक्राइनी भाषी है। ओके। और वहां के लोगों, वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता का कोई भी लेन देन नहीं है रूसी सभ्यता से ना। बिल्कुल। वो और जो पूर्वी उक्राइन है जिसमें कीव, खार्कव आता है, वो ऐतिहासिक तौर पर रूस का एक अटूट हिस्सा रहा है। आप ये जानते होंगे कि 1920 के अंदर खार्कव और
लुगांस्क, दोनेत्स्क रूस में आते थे बिल्कुल। और बाद में वे सब उक्राइन से मिलाए गए थे। और क्रुश्चोव का जो सबसे बड़ा दिन था उक्राइन के लिए वो था क्रीम प्रायद्वीप, क्रीम एक प्रायद्वीप जो अभी रूस के कब्जे में है। रूस इलिया रशिया क्या चाहता है? रशिया क्या चाहता है? दरअसल ये है कि रूस एक तनाशाही है और पुतिन एक तनाशाह है। इस प्रश्न पर दो दृष्टिकोण है जी। जो सरकारी दृष्टिकोण जो है रूस का विस्तार, यानी आप रूस पुतिन चाहता है कि उक्राइन में रूसी भाषी प्रताड़ित आजाद हो जाए, एक बात है। बिल्कुल। अब अगर मैं भारत की इतिहास पर नजर डालूंगा तो आपको शायद पता है, मालूम है कि बांग्लादेश अस्तित्व में कैसे आया भाषा को लेकर। उसी तरह उसी प्रकार की जंग उक्राइन में चल रही है। मगर साथ में क्या हुआ, साथ में जो प्रशासन है वो मोटे रूप से पश्चिमी यूक्रेन से ही जुड़ा हुआ है और यूरोप पूर्व नहीं मगरिब की ओर यानी पश्चिम की ओर देखते हैं और आपने को यूरोपीय सांस्कृतिक क्षेत्र का एक अटूट अंश मानते हैं। ठीक है और इलिया, तो क्या आपको लगता है कि वो जो अभी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो चूंकि पश्चिम यूक्रेन से हैं इसलिए उनका झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ ज्यादा है, और ऐसे भी आरोप लगते रहे कि वो जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है उन पे अत्याचार करते हैं, जीनोसाइड का आरोप लगता है? वो मूल यहूदी है और वो मूल रूसी भाषी है, उसके घर की भाषा रूसी है। लेकिन आजकल की सरकार संपूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, जिस तरह रूसी भाषा और रूसी इतिहास उक्राइन से हमेशा के लिए मिटाया जाए, ये बात है। जी। और इलिया एक चीज और है, क्या आपको ऐसा लगता है कि यूक्रेन और रूस, पश्चिमी देश और अमेरिका इनकी राजनीति में फंस गए हैं? वो नाटो के जो भी देश हैं, वो हो अमेरिका हो, उसने यूक्रेन को पंप किया कि आप आगे बढ़ो, हम आपको हथियार देंगे और आपको आर्म्स एम्यूनिशंस देंगे। इसी वजह से वो डटा रहा कि हम रूस के साथ वो नहीं तो समझौता कर लेता। ये है कि उक्राइन शुरू से ही नाटो और रूस के बीच में एक बुफर देश के रूप में अस्तित्व में आया। जी। ये बात है जी। ये बात है ये है कि पुतिन जो है वो एक तमाशा है और वो आगे बढ़ना चाहता है। जो अभी दरअसल जो लुगांस्क और दोनेत्स्क जो गणराज्य बने हैं ना, हाँ शुरू में उनको सहायता मिलने लगी रूसी संघ की तरफ से, लेकिन पुतिन की सबसे मतलब है पुतिन आगे चल निकला। और सबसे बड़ा मामला ये है, जिस तरह यहाँ की नीतियों में बताया जा रहा है कि आजकल तो उक्राइन फशिस्तवाद देश है और जो हिटलरवाद उदय हुआ, आज आधुनिक उक्राइन में हिटलरवाद का उदय हुआ, तो आप वो जिस तरह सोवियत जमाने में स्टालिन फशिस्तवाद के खिलाफ आपने आवाज उठाई, यानी जो रूसी प्रजा रूसी जनता समेत, उसी तरह आप पुतिन बढ़ता फशिस्तवाद के खिलाफ अपनी आवाज अपनी शक्ति उठा रहा है। जी। इलिया एक सवाल और है कि ये आपने ठीक बताया कि जो लैंग्वेज है, कल्चर है, वो जो खास करके दक्षिणी भाग है यूक्रेन का और पूर्वी भाग है वो रशिया से मिलता जुलता है। क्या आपको लगता है कि अभी जो हालात हैं वो पूरी दुनिया रूस को एज एन इन्वेडर देख रही है कि आक्रमणकारी है, ये इन्होंने अटैक किया है? तो ऐसा आपको लगता है कि रशिया की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है? मैं इस प्रशासन का समर्थक नहीं हूं और मैं
लोग रूस की छाई बदनाम करते हैं। जी दरअसल ये है कि हम आम प्रजा है और बढ़ते दौड़ की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और आज भी दुकान गया था तो अपने को पहचान नहीं पाया क्योंकि 30-20% वृद्धि आई थी खाने की चीजों की। जी और आम नागरिक यूरोप नहीं जा सकते, हम विदेश छोड़ के नहीं जा सकते और विदेशों में रूसियों को बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। जिस तरह 2014 में जब मेरा कंबोडिया प्रवास हुआ था, तब मुझे बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारे अत्याचार को सामना करना पड़ा। इसलिए सिर्फ इसलिए कि रूस का प्रशासन अपने कब्जे में क्रिम ले लिया था। जी इलिया, एक और कि आपने बताया था मुझे कि आप जहां पे हैं, जैसे खास करके रूस यूक्रेन बॉर्डर की बात करें तो आप लोग के की नाते रिश्तेदारी भी है, आपके भी कई सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो यूक्रेन के नागरिक हैं, और यूक्रेन में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी शादियां हुई है रूस के मेनलैंड में। वैसे परिवारों का क्या कहना है? ये है कि ऐतिहासिक तौर पर, सभ्यात्मक तौर पर रूस और उक्राइन ने की है। जी रूस उक्राइन के बिना रूस नहीं होता, उसी तरह रूस के बिना उक्राइन नहीं होता। ये जो राष्ट्र है सारे भाई है, सारे भाई है। और सर ज्यादातर लोगों का वहां कोई नहीं है, ज्यादातर रूसियावादी की वहां जो रिश्तेदार रहते हैं और दोस्त है और घर वाले भी रहते हैं। तो मेरे दादा के वहां भी रिश्तेदार रहते हैं। और खास करके जिस प्रांत से मैं हूँ वो प्रांत उक्राइन से बहुत करीब है, न सिर्फ भौगोलिक स्तर पर लेकिन ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्तर पर। तो जो मेरा प्रांत है जो दक्षिणी हिस्सा है वो संपूर्ण उक्राइनी भाषी हिस्सा है। जी इलिया, एक और सवाल, अभी रूसी मीडिया में क्या चल रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में, चाहे वो इंडिया हो या फिर यूरोप हो या अफ्रीका में हो, रूसी मीडिया को बैन कर दिया गया है। हमें जो भी खबरें मिल रही है वो या तो वेस्टर्न मीडिया से मिल रही है या फिर यूक्रेन का ही पर्सपेक्टिव, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा दिखाया जा रहा है। रूसी मीडिया में आजकल क्या दिखाया जा रहा है, क्या चल रहा है? कि मैं खबरें रोज रोज देखता हूँ, दिन में कई बार देखता हूँ। तो मैं ये देखा हूँ कि अब रूसी आक्रमण के खिलाफ अभी जो लोग इंसान आवाज उठाना चाहते हैं वो बन गया दंड अपराध। यानी समझ गए, विरोध, आक्रमण का विरोध दंड प्रदर्शन हो गया। जी ये वेस्टर्न मीडिया का ऐसा आरोप है कि पुतिन ने जब सेना भेजा था वहां पे तो उनको बताया गया था कि ये युद्धाभ्यास के लिए जा रही है, जस्ट वॉर प्रैक्टिस है, लेकिन उनको सीधे जाके ये अटैक करने के लिए बोल दिया गया। ये सच है क्या? सच ये है कि वहां जो रूसी फौज अभी उक्राइन में घुसी है वो नस्लवाद प्रशासन को दूर करना चाहती है। यानी जो लोग फशिस्ट यूक्रेन से ही जुड़े हुए हैं और जो प्रशासनिक सेनाएं जो हैं वे सब पश्चिम के समर्थन देते हैं। आजकल के उक्राइन में पश्चिम का बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है। जी और दरअसल आधुनिक उक्राइना इसका क्षेत्र जो है वो रूस और पश्चिम के बीच में रण क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वो ये रण मीडिया का रण है, मनोवैज्ञानिक रण है और वो ये अस्त्र शस्त्र का रण भी है। जी इलिया, आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत दिलचस्प मजेदार चर्चा हो रही है कि रूस और यूक्रेन, ये इलिया ने बताया कि हम लोग एक ही हैं। आज तक रशिया का ही ये पार्ट रहा है, सिर्फ सिवाय उस हिस्से के जो पोलैंड या हंगरी से आकर जुड़े हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अब ब्रेक के बाद इलिया स्टेफेंसा से हमारी बात जारी रहेगी और हम जानने की कोशिश करेंगे
कि भारत के लिए वहां पे क्या खबरें हैं। जो भारतीय छात्रों को निकालने की बात कही जा रही है, आज ही पुतिन ने आरोप लगाया है कि भारतीय छात्रों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। इन सारे मसलों पर चर्चा होगी। छोटा सा ब्रेक है, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश में सीधे रूस और यूक्रेन के बॉर्डर से इलिया स्टेफेंको उस जगह पे मौजूद हैं जहां से रूस की सीमा खत्म होती है और यूक्रेन की सीमा शुरू होती है। वहां पे हालात कैसे हैं, वहां के लोग क्या सोचते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इलिया, आपका दोबारा ब्रेक के बाद स्वागत है। इलिया, हमारा सवाल बस इतना है कि जो भी जंग हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच, उसमें सफर कौन कर रहा है, पीड़ित कौन है? या तो रूस के नागरिक हैं या यूक्रेन के नागरिक हैं। अमेरिका का तो कुछ गया नहीं, नेटो देशों का कुछ गया नहीं। अब ऐसे में जो आम रूसी लोग हैं या जो बॉर्डर इलाके में रहने वाले यूक्रेन के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? यहाँ के लोग, सीमा पर रहते लोग धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं जी। कुछ लोगों का कहना है कि लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं आगे चले गए हैं, रूस के अंदर चले गए हैं, क्योंकि उनके गांव बोलते हुए उक्रेन की ओर 1100 टन तो बढ़ते जा रहे थे। तो लोग डर के मारे अपने घरों को छोड़ के जा निकले। दूसरी ओर उक्रेन की तरफ से गिरते मिसाइल लोगों को बहुत डराते हैं, एक बात है जी। मगर उक्रेन की जो सेना है वो शक्तिशाली नहीं है, काफी कमजोर सेना है, एक बात है। बिल्कुल। और कहना ये जरूरी है कि सोवियत संघ के जमाने में उक्रेन सबसे प्रगतिशील गणराज्य रहा था जी। सबसे प्रगतिशील, सबसे विकसित है। और आजकल उक्रेन यूरोप के सबसे गरीब देशों की श्रेणी में आता है, वो रूस से कहीं गरीब है। इकोनॉमी की बात करें हम इलिया, तो रशिया हो या यूक्रेन, दोनों की इकोनॉमी लगभग तबाह हो गई है इस युद्ध के कारण। एक और बात, दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि ठीक है रशिया थोड़ा अपर हैंड है मिलिट्री पावर में, लेकिन हम ये जो देख रहे हैं यहां से हिंदुस्तान से कि एयर स्ट्राइक या मिसाइल स्ट्राइक में भले ही रशिया अपर हैंड है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे लड़ते हैं, जब आपको उन इलाकों पे कब्जा करना होता है, तो रशिया का भी नुकसान है। आपके पास क्या खबर है इकोनॉमिक फ्रंट पे और फिर जो जंग के जो मैदान में जो चल रहा है उस पे? जो अब इस युद्ध से रूस को विशाल आर्थिक नुकसान पहुंच गया ना जी। इस युद्ध से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, राजनीतिक भी नुकसान हुआ है। मुझे इस मामले में नहीं लगता है कि रूस विजेता है, नहीं। इस युद्ध में दोनों देश हार गए जी। और वो मैं जो जंग के जो जमीनी हकीकत बयां कर रहा था कि काफी संख्या में रूसी सैनिक भी मारे गए हैं। आप लोग के पास क्या रिपोर्ट है? 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और हजारों में घायल है जी। और सबसे गंदी बात यह है कि अब रूस का शक्ल बदल गया दुनिया की आंखों में जी। सबसे गंदी बात यह है कि कोई भी आम रूसी नागरिक अगर विदेश चले जाए तो उनको बहुत सारे गालियों को खानी पड़ेगी ना, गालियों को खानी पड़ेगी। ये सबसे गंदी बात ये है। दरअसल मेरे ख्याल से कि जिस तरह पाकिस्तान बना हुआ है, पूर्वी पाकिस्तान जो पंजाब और जो सिंध प्रांत है, ये दोनों भारत से ही सटे हुए सभ्यात्मक तौर पर, मगर जो बलूचिस्तान और पेशावर जो है ये तो ईरान और अफगानिस्तान से सटे हुए हैं। उसी तरह उक्रेन है। तो अगर पश्चिमी उक्रेन वापस चला जाए पोलैंड के अंदर तो पोलैंड बहुत खुश रहेगा, क्योंकि अब
पोलैंड के साथ तो बढ़े हुए हैं, वो रोम लूट की ओर, और जो हंगरी अपना बहुत चलते हैं। तो दरअसल ये है कि आजकल का जो उक्राइन है वो एक राजनीतिक लाश है, वो जी राजनीतिक लाश इलिया, है थोड़ा। एक और सवाल है जो कि हम इंडियंस बहुत इंटरेस्टेड है इसमें, कि रूस को यह भरोसा था कि चीन हमें हमारा साथ देगा, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई, भारत की तरह चीन ने भी एब्सटेन किया है लेकिन सपोर्ट नहीं किया है रशिया को। ये रूस में इस बात को लेकर कुछ दुख है? दुख पर नहीं, राजनीतिकों को कोई भी दुख नहीं है, राजनेताओं को कोई भी दुख नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि रूस का जो एक दोस्त था यूरोप में, वो सर्बिया, वो भी पता है आपने मुंह तो मोड़ लिया रूस से। आप दरअसल रूस का कोई भी करीबी दोस्त नहीं बचा, सिर्फ उत्तर कोरिया, कुबा, वेनेजुएला और ईरान भी, पता है सीरिया। दरअसल आप रूस बिल्कुल पता है अछूत बन चुका है मेरे ख्याल से। जी इलिया, एक और कि हमारा जो कंसर्न है हिंदुस्तान में कि जो भारत के स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, यूक्रेन में बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, वो कैसे सुरक्षित वापस आ सकें। हमें जो रिपोर्ट है, आज ही पुतिन ने कहा कि यूक्रेन स्टूडेंट्स को, जो छात्र हैं भारतीय छात्र, उनको ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और उनके आगे टैंक्स लगा के रखा है ताकि रशिया जो है वो अटैक न कर सके। आपके पास वहां पे क्या रिपोर्ट है भारत के लोगों के बारे में? बिल्कुल ऐसा है कि जो भारतीय छात्र है वो डरे हुए हैं और वे उक्राइन जितनी जल्दी हो सके छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे जाना नहीं दिया जा रहा है। और जो चौधरी अभी कहा पोलैंड में पहुंच गया है ना, वो इजी वाला, वो वहां पर उनके साथ है। और अगर हुआ, मैं सोच रहा हूं कि जो उक्राइनी छात्र है वो क्रीम तो पहुंचाया जाए और क्रीम से वह सलामत वापस पहुंचाया जाए भारत। इलिया, एक और सवाल कि यहाँ के लोग ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि आज जो रशिया का फीलिंग्स है चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, इस युद्ध के को लेके जो तीनों देशों का स्टैंड रहा है, उसके बारे में रूस के लोग क्या सोचते हैं? एक एक करके बताइए, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। दरअसल ये है कि अब पश्चिम के बजाय रूस का पूरा रुख अभी पूर्व की ओर मुड़ गया ना, एक बात है। और मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि भारत रूस का एक ऐतिहासिक मित्र रहा है, राजनीतिक मित्र रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, प्रसन्नता इसमें छिपी है कि भारत और रूस की कोई भी क्या है सीमा ही नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल सती हुई सीमा नहीं है, बिल्कुल। इसमें शायद द्विपक्षीय मित्रता की सबसे बड़ी प्रसन्नता है जी। और चाइना को तो बोला जाता है कि वो रूस का बहुत अच्छा दोस्त है, वो कम्युनिज्म जो विचारधारा है वो भी मिलती जुलती है। चाइना ने सपोर्ट किया क्या? चीन रूस के साथ देता है जी, मगर बात यह है कि चीन वो राजनीतिक क्या है, लोमड़ी है। चीन राजनीतिक लोमड़ी है जी। और पाकिस्तान, हाल के दिनों में सुन रहे हैं कि पाकिस्तान भी काफी, अभी इमरान खान विजिट किए थे, पुतिन से वो मिले थे, उसका कोई रोल है क्या यहाँ पे? ऐसा है कि यहाँ जिस तरह सोवियत संघ जब बर्बाद हुआ था ना जी, और विदेशियों के आंखों में ये सब देश एक जैसे है, उसी तरह यहाँ रूस में रहते लोगों के आंखों में, उनकी नजरों में भारत और पाकिस्तान एक ही है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर एक ही है, राजनीति पर लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, नहीं करते हैं, बिल्कुल सही। और इंटरनेशनल की बात करें तो इस जंग में, जो युद्ध में है,
रशिया को सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, और क्या लगता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकता है? वही तो तृतीय विश्व युद्ध तो चल रहा है इसी सीमित रूप से। दरअसल जो आउटसाइडर है, जो पारिय देश है, जो अछूत देश रहे, जैसे सीरिया, ईरान, उत्तर कोरिया और तुम्बा अफ्रीका के अनेक देश हैं जी, या कोई लैटिन अमेरिका के कुछ देश है, तो ये सब देश रूस का साथ देते हैं। बस जो भी अमेरिका ने जिस जिन देशों को प्रताड़ित किया है, जिन जिन देशों पर अटैक किया है, वो सारे आज रशिया के सपोर्ट में खड़े हैं। ट्रू। आजकल की दुनिया वो दो दलों में विभाजित है। शीत युद्ध के जमाना वापस आया जी, ये और इसमें गलती किसकी मानते हैं? आखिरी सवाल है कि ये जो फिर से शीत युद्ध का जमाना वापस आने की आप बात कर रहे हैं, गलती कहां पे हुई है? अमेरिका से गलती हुई है? नाटो देशों से गलती हुई है? क्या उन्होंने कुछ राजनीति इस तरह से की है कि रूस को भी एक्टिव होना पड़ा? गलती आ रहे हैं जी, दोनों तरफ से गलती आ रहे हैं। लोग पता है क्योंकि लोगों की मांग, जनता की मांग अनसुनी रह जाती है। जी, बिल्कुल इलिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस के साथ जुड़ने के लिए। तो रूस यूक्रेन बॉर्डर से इलिया स्टेफेंको हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब तक आप जो भी देख रहे थे, जो खबरें देख रहे थे, वो पश्चिमी मीडिया की देन थी। चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सब कहीं ना कहीं अमेरिकी कंपनियां हैं। चाहे वो CNN हो, BBC हो, जो भी आप मीडिया हाउसेस देख रहे थे, वो वेस्टर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअल्स दिखा रहे थे, वहां से खबरें आ रही थी। हमने कोशिश ये की कि रशिया में एक आम नागरिक इस युद्ध को लेकर क्या सोचता है। आपने पूरी बातचीत सुनी, आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।